हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मोस्ट वेलकम है स्पेशली रितिका और मनशा का। आप दो ही स्टूडेंट्स थे हिंदी के क्लास 10th के, कहाँ के, मदर ड्रीम के। और आपको पता है मैंने सिलेबस कवर कर दिया था पूरा, लेकिन मैं भी आपको सब कुछ भूल गया होगा, मोस्टली ग्रामर का, क्योंकि हिंदी को हर बच्चा लाइटली लेता है। तो जो भी पेपर्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वहाँ से ही आपको 90% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं भी आपके साथ में 10 से 15 पेपर्स शेयर करूँगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ स्किप हुई है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो पेपर है कहाँ का है? जेके बोस का है, सीबीएसई का पेपर नहीं है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का पेपर है। कब का है? 2022 का है, 2022 का है। ठीक है, सीरीज़ कौन सी है? एक्स है। और किसका है? हिंदी का है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। तो स्पेशली आपको ये कंटेंट्स वॉच करने ही होंगे अगर आपको हर क्वेश्चन को ठीक करना है। और मोस्टली मैं कवर करने जा रहा हूँ सिर्फ ग्रामर के पोर्शन को, क्योंकि हिंदी की जो टेक्स्ट बुक थी वो मैंने आपको पूरी पढ़ाई थी। पहला क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो टेक्सचुअल है। मैं दूसरे क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ। निम्नलिखित में से अलंकार छांटिए। अब देखो, ये पंक्ति आपको दी गई है, आपको बताना है कि इस पंक्ति में किस अलंकार की प्रधानता है। अगर मानो आपको इस पंक्ति का मीनिंग आता है तब भी आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको इन चार अलंकारों की परिभाषा नहीं आएगी तब तक आपको बिल्कुल भी ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अलंकार मैंने आपको स्कूल में टीच किया था। अलंकार किसे कहा जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। अलंकार के कितने भेद थे ये भी पढ़ाया था। मोस्टली दो ही भेद थे। कौन सा? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। उभय अलंकार को साइड में कर दो। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वो शब्द अलंकार होता है, और जहाँ पे अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वो अर्थ अलंकार होता है। अब आपके पास ये जो पंक्ति थी इसको मैं पहले रीड नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा हूँ, क्या इसकी परिभाषा मुझे आती है। सबसे पहले यमक अलंकार। अब यमक अलंकार किसे कहा जाता है? यमक अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, मतलब इन पंक्तियों में मानो एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया है लेकिन उसका अर्थ क्या है? अलग है, तब वह आपके पास होगा वहाँ पे यमक अलंकार। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी स्कूल में, तेनू सूट सूट करदा, कि आपको जो सूट है ना, सूट मीन्स ड्रेस है, वो बहुत जच रहा है। तो कितनी सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको टीच की थी। लेकिन यमक अलंकार किसे कहा जाता है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है उसे यमक अलंकार कहा जाता है, लेकिन उसका अर्थ अलग होना चाहिए। रूपक अलंकार किसे कहा जाता है? योजक चिन्ह के बाद सा से सी सम सरस नहीं आता है, नहीं आता, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। उपमा अलंकार किसे कहा जाता है? जब किसी वस्तु को किसी के साथ कंपेयर किया जाता है, या फिर योजक चिन्ह जिसे हाइपन भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं? हाइपन भी कहते हैं। यानी कि योजक चिन्ह के बाद सा से सी सम सरस आए वो आपके पास उपमा अलंकार है। या किसी चीज़ को किसी के साथ कंपेयर किया जाए तब भी उपमा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहा जाता है? किसी भी चीज़ का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम रीड करते हैं इस पंक्ति को जो हमें यहाँ पे गिवन ने दी है। क्या बता रही है पंक्ति? देख लो साकेत नगर है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब देखो, साकेत, साकेत तो अयोध्या का पुराना नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अयोध्या है उसको कंपेयर भी किया जा रहा है और उसका बढ़ा चढ़ा के वर्णन भी किया जा रहा है। तो जब भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है तो अतिशयोक्ति अलंकार भी इसका आंसर है और उपमा अलंकार भी इसका आंसर है। जिसने अतिशयोक्ति अलंकार भी लिखा है तब भी राइट है, जिसने उपमा अलंकार किया तब भी राइट है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ कंपेयर भी की जा रही है और साथ में साकेत का बढ़ा चढ़ा के वर्णन भी किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? अतिशयोक्ति अलंकार है और उपमा अलंकार है। फिर से आपको बता रहा हूँ कि जब तक आपको परिभाषाएं नहीं आएंगी तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, खासकर व्याकरण से, ग्रामर से, हिंदी के। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी देखो इसी का अलंकार का ही अथवा पाठ दिया गया है। क्या है? रघुपति राघव राजा राम। यानी कि आपको या तो ऊपर वाला करना था, ठीक है, या तो ये करना है। तो रघुपति राघव राजा राम, मीनिंग ना आए छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे पहला वर्ण रा है, दूसरा वर्ण, दूसरे शब्द का भी पहला वर्ण रा है, तीसरे शब्द का भी पहला वर्ण रा है और चौथे शब्द का भी पहला वर्ण रा है। अब आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा। अनुप्रास अलंकार क्या बोलता था? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको याद होगी कि अनुप्रास अलंकार में मैंने आपको क्या सिखाया था?
कि जब एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और मैंने आपको कितनी सिंपल सी एग्जांपल दी थी, शायद आपको याद होगी। कौन सी वाली? वो चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर क्या आएगा? अनुप्रास अलंकार। अब ऑप्शन ए था श्लेष। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ क्या दे? अर्थ सेम ही दे, तब आपके पास श्लेष अलंकार होता है। रूपक ऑलरेडी बता चुका हूँ, अतिशयोक्ति भी बता चुका हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परिभाषाओं का आना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि इसका आपको अर्थ आए, रघुपति राघव राजा राम इसकी मीनिंग आए या ना आए, लेकिन अलंकार की परिभाषाएं जितने भी उसके भेद हैं, परिभाषाओं का आना बहुत जरूरी है। तो परिभाषाओं को अच्छी तरह से रीड कर लेना। उसके बाद है खा पाठ भी व्याकरण से ही लिया गया है। निम्नलिखित पदों में छंद बताइए। अब देखो कितना इजी है, छंद पूछा गया। छंद पूछा गया, यहाँ तो आपको परिभाषा भी नहीं याद रखनी है, सिर्फ आप ये रीड करो। ठीक है, ऑप्शन रीड करो। दोहा दिया है, चौपाई दिया है, कवित दिया और सोरठा दिया है। ये कुछ वर्णिक छंद है और कुछ मात्रिक छंद है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका वर्णिक छंद होता है उसमें वर्णों को गिनना पड़ता है, ठीक है ना, या मात्रिक छंद होता है मात्राओं को गिनना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करें दोहा, दोहा आपके पास क्या है? मात्रिक छंद है। दोहा क्या बताता है? इसके पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे चरण में, टोटल चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। उसे दोहा कहा जाता है। जब हम इसको काउंट करेंगे मात्राओं को, आपको सिखाया किस तरह से काउंट किया जाता है। मात्राओं को काउंट किया जाएगा तो हमें अगर ये दोहा होगा तो ये चीज़ आनी चाहिए, पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं, चौथे चरण में 11 मात्राएं। अब चौपाई क्या बताती है? चौपाई की परिभाषा क्या है? इसके हर चरण में 16 मात्राएं आती हैं। इसके हर चरण में 16 मात्राएं आती हैं। और जो कवित्त है, ठीक है, ये आपका वर्णिक छंद है। इसके पहले चरण में 16 और दूसरे चरण में 15 मात्राएं आती हैं, ठीक है। और सोरठा विपरीत होता है दोहे का। अगर दोहे के पहले चरण में 13 मात्राएं और इसके पहले चरण में आएंगी 11 मात्राएं और दूसरे चरण में आएंगी 13 मात्राएं, ठीक है। तो हम जानते हैं ये चीज़ क्या है, काउंट करके दिखाते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था कि जो लघु मात्रा होती है उसको काउंट नहीं करते हैं, अगर आपको याद होगा तो। जैसे यहाँ पे राम भजन बिन सुनहे खगेश, मिटे न जीवन करे कलेश। पहला तो ये आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है ये अच्छा नहीं है। अच्छा समझते हो? यहाँ पे थोड़ा करेक्शंस है। यहाँ पे खागेसा है और कलेसा है, ठीक है, लास्ट वाले ये जो वर्ण है। तो राम, इसमें कितनी है टोटल मात्रा है? 3 है। रा 1, आ की मात्रा 2 और मा 3। तो पहले में 3 मात्राएं। अगर मैं दूसरे के गिनूं भजन, भजन में भी कितनी है? 3 है, ठीक है, हो गया 6। और यहाँ पे देखो ऊ भी छोटा है और ई भी छोटा है, इनको काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 मात्राएं किसमें? बिंदु में। तो 3 + 3 होता है 6 + 2 हुआ 8। और यहाँ पे देखो फिर से 3 आ रही है क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा आई जिसको काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें भी आपके पास है 3 मात्राएं। उसके बाद खागेश, खागेश में कितनी है? खा 1 है, गा 2 है, ए की मात्रा 3 और सा 4 है। कितनी है? 4 है। 4 + 3 होता है 7 + 2 होता है 9 + 3 होता है, +3 कितना होता है? +3 होता है 12 + 3 होता है 15। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया जो खागेश है इसमें करेक्शन है, इसमें खागेसा है, एक्चुअल में ये क्या है? खागेसा है। तो यहाँ पे 16 मात्राएं आ रही। कितनी मात्रा आ रही? 16। दूसरे में भी 16 ही मात्राएं हैं। और बताओ चौपाई क्या कहती है? इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा चौपाई। ये क्या है? चौपाई है। मतलब जो आपके पास ख पार्ट है इसका जो पहला वाला पंक्ति जो आपको दी गई है ये चौपाई है। राइट आंसर आएगा चौपाई। ओके, क्योंकि दोहा इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। गिनना भी मैंने आपको स्कूल में दिखाया कि किस प्रकार इसको काउंट किए जाते हैं। जो दीर्घ होता है, जो दीर्घ मात्रा होती है उसी को काउंट करते हैं, लघु को काउंट नहीं करते हैं। खासकर ई को काउंट नहीं करते हैं, ऊ को काउंट नहीं करते हैं, उसके बाद री को काउंट नहीं करते हैं, और साथ में आपके पास आ को काउंट नहीं करते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है इसका? इसी का खा पार्ट है,
फिर से वही दिया है, चौपाई, दोहा, सोरठा और कवित, फिर से वही चीज़ दी हुई है। ठीक है, अब इसको भी आपको काउंट करना है। देखो यहाँ पे 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दोहा दोहा क्या बताता है कि पहले चरण में 13 मात्राएं आनी चाहिए। करो इसको काउंट, कितनी है? पहले में 3 है, पहले में 2 है, कितनी है? पहले में 2 है। दूसरे में कितनी है? 1 2 3 4 है। दूसरे में कितनी है? 4 मात्राएं। तीसरे में कितनी है? 3 मात्राएं। चौथे में कितनी है? 1 2 3 4 है, 4 मात्राएं। उसके बाद 4 + 3 कितना हो? 7 + 4 कितना होता है? 11 + 2 कितना होता है? 13। तो इसका मतलब ये क्या है? दोहा है। सबको काउंट करने की जरूरत नहीं, इसका राइट आंसर आएगा दोहा। ठीक है, राइट आंसर है बी पार्ट का दोहा। ओके, तो अगर मैं आपको प्यार से बताऊं, ध्यान से बताऊं कि आपको यहाँ पे लर्न क्या करना है, सिर्फ मात्राओं को याद रखना कि चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, कवित्त में कितने वर्ण होते हैं। तो बस आपको वही चीज़ याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ मात्राओं को लर्न करना है, मीनिंग को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसका तीसरा पार्ट क्या है? निम्नलिखित रेखा अंकित वाक्यों में से दिए गए पदबंध का नाम बताना है। अब देखो कितने आसान तरीके से ये चीज़ मैंने आपको स्कूल में सिखाई थी कि आपको जो पदबंध दिया जाएगा उसका सिर्फ लास्ट वाला अक्षर पकड़ना होगा। लास्ट वाला जो शब्द होगा उसको आपको जानना होगा कि वो कौन सा है। अब गया, गया होता है जाना, ठीक है ना, तो ये क्रिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा क्रिया पदबंध। अब जहाँ तक ये रेखा चल रही है, रेखा का लास्ट वाला जो वर्ड है वो तुम है। अब तुम को जानो, तुम क्या है? तो तुम तो आपका प्रोनाउन है, सर्वनाम है, तो यहाँ पे आएगा सर्वनाम पदबंध और इसका राइट आंसर आएगा क्रिया पदबंध, जो मैंने आपको स्कूल में बहुत ही अच्छी तरह से टीच किया हुआ है। सब चाहे संज्ञा पदबंध हो, विशेषण पदबंध हो, क्रिया विशेषण पदबंध हो, सर्वनाम पदबंध हो या क्रिया पदबंध हो। टोटल पदबंध कितने हैं? तो 5 हैं। ऑलरेडी आपको ये भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो पहले का राइट आंसर है क्रिया पदबंध और दूसरे का राइट आंसर है सर्वनाम पदबंध। यहाँ पे ये कुछ रीड करने की जरूरत नहीं, बस ये रेखा कहाँ तक है, जो लास्ट वाला वर्ण होगा उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, ये वो वाला जो शब्द है कौन सा है। जैसे यहाँ से ये रेखा चल रही है, तुम को आपको आइडेंटिफाई करना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने आपको अच्छे ढंग से स्कूल में क्लियर करवाई थी। अब ग पार्ट क्या है, ये भी व्याकरण का ही है। निम्नलिखित पंक्ति में ऐसे वाक्य का नाम बताओ। देखो वाक्य को छांटना है। अब वाक्य छांटना इतना आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि सरल वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है। पहला जो वाक्य है, अशोक पुस्तक पढ़ रहा है परंतु शीला नहीं पढ़ती। अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, बताना है ये सरल वाक्य है, आसान वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई भी नहीं है। आपको ये चीज़ भी मैंने स्कूल में पढ़ाई थी कि वाक्य जो थे वो वाक्य दो तरह के थे। कितने प्रकार के वाक्य आपको देखने को मिलते थे? दो तरह के, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे 8 पे थे और रचना के आधार पे 3 थे, और यही 3 है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि जो वाक्य के तत्व हैं वो कितने हैं? 6 हैं। वाक्य के प्रकार कितने हैं? 2 हैं। वाक्य के अंग कितने हैं? 2 हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? जैसे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हो, उद्देश्य और विधेय पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं जानना है। यहाँ पे सिर्फ आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। याद रखना, जहाँ पे परंतु आए, किंतु आए, और आए, यदि आए, ठीक है, ऐसा जैसा अगर जहाँ पे शब्द आएगा वहाँ पे आपको हमेशा संयुक्त वाक्य को ही टिक करना होगा। क्या है? अशोक पुस्तक पढ़ रहा है परंतु शीला नहीं पढ़ती, तो ये आपके पास संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है, उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बिल्कुल इजी दिया गया है मुहावरा। आपको मैंने बहुत सारे मुहावरे भी करवाए हैं, लगभग 200-300 मुहावरे कराए थे, रटवाए थे, याद है। हमें दीन दुखियों के डैश डैश चाहिए, मतलब हमें दीन दुखियों को क्या करना चाहिए? आंसू पहुँचने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट को भी देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। जैसा कहा गया बस आपको वैसा करना है। संधि विच्छेद कीजिए। आपको संधि विच्छेद करना है, किसका? तो रविंदर का। बहुत ही इजी दिया गया है। रवि परस इंदर, ये गलत किया हुआ है, इसमें ये वाला आएगा एग्जैक्ट। ठीक है,
रवि प्लस इंदर इज इक्वल टू रविंदर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट वाला ये है। संधि भी आपने स्कूल में पढ़ा है, स्वर संधि किसे कहा जाता है, उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स की हैं। व्यंजन संधि क्या होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पे रीड की हुई हैं। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है, समास टॉपिक भी मैंने आपको करवाया है, समास भी मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करवाया है। अगर आपको याद होगा तो समास किसे कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलके कोई नया शब्द बनाते हैं तब वो आपका समास कहलाता है। लेकिन जब दो वर्ण के मिलने से कोई विकार होता है, कोई चेंज होता है, मतलब दो वर्णों के मिलने से कोई विकार होता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है आपके पास संधि। उसे क्या बोलते हैं, संधि। मतलब दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि है, और दो शब्दों के मिलने से जो विकार होता है, जो चेंज होता है, उसे कहा जाता है समास। अब कहा गया है कि पंचवटी समास में कौन सा समास है, समास की कौन सा भेद है, तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा का आना जरूरी है। द्वंद्व समास किसे कहा जाता है, द्विगु समास क्या होता है, और बहुव्रीहि समास क्या होता है, इनकी परिभाषा का आना भी बहुत जरूरी है। जब तक इनकी परिभाषा नहीं आएगी तो ये भी नहीं आएंगे। अब कर्मधारय समास क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पूर्व पद जो होता है इसका वो क्या होता है, गौण होता है। मतलब पूर्व पद में जो पहला इसका वर्ड होता है वो क्या होता है, वो गौण होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो दूसरा होता है वही मुख्य होता है। ठीक है, तो कर्मधारय समास का पहला पद गौण होता है और दूसरा पद आपके पास क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे आपने पढ़ा था चंद्रमुख, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, उसके बाद नीलकमल भी पढ़ा होगा। तो ये है इसकी परिभाषा। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, दोनों शब्द इसमें प्रधान होते हैं। द्वंद्व में दोनों शब्द क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। माता पिता, भाई बहन, आपने ये रीड किया होगा। ठीक है, उसके बाद द्विगु समास किसे कहा जाता है, द्विगु समास की परिभाषा क्या है, इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, याद रखना, संख्यावाचक विशेषण होता है। और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास के जब हम समस्त पद की व्याख्या करते हैं, जब उसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो तीसरा अर्थ देता है। तो जैसे कि दिग्गु बता रहा है कि पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, लेकिन व्याख्या करने पे उसने तीसरा अर्थ नहीं देना चाहिए। तो पंचवटी आपका वही है, पंचवटों का समूह, यानी कि पहला जो इसका पद है वो कैसा संख्यावाचक है, पांच है, यानी कि पंचवटी, यानी पंचवटों का समूह आपका है पंचवटी। तो इसका राइट आंसर आएगा द्विगु समास। फिर से बता रहा हूँ, कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है, इसका पहला पद जो होता है, पहला जो शब्द होता है वो गौण होता है, और दूसरा जो होता है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास किसे कहा जाता है, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों शब्द बराबर होते हैं। उसके बाद है द्विगु समास किसे कहा जाता है, पहला शब्द संख्यावाचक होता है लेकिन व्याख्या करने पे तीसरा अर्थ नहीं देना चाहिए। और बहुव्रीहि समास किसको कहा जाता है, जब हम समस्त पद की जो भी हमारे पास शब्द होगा उसकी व्याख्या करेंगे तो वो तीसरा अर्थ देगा। ठीक है, क्या देगा, तीसरा अर्थ देगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है, भगवान शिव है। दश आनन, दस हैं जिसके सिर, वो कौन है, रावण है। पीताम्बर, पीले हैं जिसके वस्त्र, वो कौन है, श्री कृष्ण। तो बहुव्रीहि समास वो होता है जब व्याख्या करने पे तीसरा अर्थ देता है। मेरे पास डिवाइस इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर ढंग से टीच कर सकूं। जब भी मैं टीच करता हूं तो कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, ऊपर नीचे चला जाता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं स्लोली पढ़ाने की। अब गा पार्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पद द्विगु समास है। अभी हमने द्विगु समास की परिभाषा पढ़ी कि इसका पहला जो शब्द होता है संख्यावाचक होता है, लेकिन व्याख्या करने पे इसने मतलब तीसरा अर्थ नहीं देना चाहिए। जैसे आपने नवग्रह पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा है, नवग्रहों का समूह। ठीक है, चार पाई, देखो चार पाई बलशक है लेकिन इसका अलग से मीनिंग है। नीलकंठ का मैंने आपको अभी बताया, जब व्याख्या करेंगे तो नीला है जिसका कंठ भगवान शिव। नील गाय भी तीसरा अर्थ देता है, चौमासा, चार माहू का समूह उसे क्या कहा जाता है, चौमासा कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका आएगा चौमासा। राइट आंसर क्या है, चौमासा। चार पाई नहीं आएगा। ठीक है, चार पाई व्याख्या करने पे तीसरा अर्थ देता है, तो तीसरा अर्थ नहीं देना चाहिए। घा जो पार्ट है इसमें आपको क्या बताना है, क्रिया को छांटना है, बताना है इसमें कौन सी क्रिया है। राधा मूर्ति बनाती है, यहाँ पे कुछ कर्म कर रही है, ठीक है, कुछ काम हो रहा है, तो आपके पास राइट आंसर आएगा सकर्मक क्रिया। क्योंकि आ का मतलब होता नहीं, जहाँ पे कोई कर्म ना हो वो आपके पास अकर्मक क्रिया, और जहाँ पे कोई कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। प्रेरण अर्थक तो आएगा नहीं। द्विकर्मक में क्या होता है,
दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जहाँ पे दो क्रियाएं होंगे वहाँ पे वो चीज़ होगी, लेकिन यहाँ का जो राइट आंसर है वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। ये चीज़ें आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन ऑप्शन में दी जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कहाँ से लिया गया है, ग्रामर का या किसी और का, देखते हैं। यहाँ पे जो का पार्ट है प्रश्न नंबर 5 का, वो क्या है, निम्नलिखित शब्दों के अनेक अर्थ शब्द लिखिए। अब देखो आपको एक शब्द दिया है, उसके आपको अनेक अर्थ बताने हैं। पहला है उत्तर। उत्तर किसको कहा जाता है, जवाब भी इसका आप लिख सकते हो, हाल लिख सकते हो, अतीत लिख सकते हो, दिशा लिख सकते हो क्योंकि उत्तर दिशा को भी कहा जाता है, ठीक है। पिछला लिख सकते हो, बाद का लिख सकते हो। ये है उत्तर के क्या अनेक अर्थ, क्या है, जवाब है, हल है, अतीत है, दिशा है, पिछला है, बाद का है। उसके बाद अतिथि। अतिथि मेहमान को कहा जाता है, ठीक है। साधु, यात्री, और हिंदी में आपने तो अच्छे ढंग से पढ़ा था पाहुन। पाहुन किसको कहा जाता है, मेहमान को ही कहा जाता है, अतिथि को ही कहा जाता है। काल। काल किसको कहा जाता है, यमराज को भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या आएगा, यमराज आएगा, समय आएगा, मौत आएगा, युग आएगा, मृत्यु आएगा। तो ये काल के अनेक अर्थक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। आपको मैंने ये भी करवाया है जिसे शब्द समूह कहा जाता है। नीचे लिखा हुआ ये क्या है, ये क्या वर्ड है, निम्नलिखित। नीचे लिखा हुआ क्या है, निम्नलिखित। तो नीचे लिखे हुए को क्या कहा जाता है, निम्नलिखित कहा जाता है। आत्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा से संबंध रखने वाला उसे क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक कहा जाता है। और साथ पढ़ने वाला जिसे आप क्लासमेट बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहपाठी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा सहपाठी। और इस टॉपिक को भी मैंने आपको बेहतर ढंग से लर्न करवाया है। उसके बाद ग पार्ट क्या है, निम्नलिखित में से केवल दो शब्दों के उपसर्ग ढूंढ कर लिखिए। सिर्फ क्या पूछा है, उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग जिसे प्रीफिक्स कहा जाता है, तो प्रीफिक्स को आपको छांटना है, ठीक है। जैसे पहला है अवनीति, तो इसमें उपसर्ग क्या है, आउ है, आउ है। इसमें दुर्गम में उपसर्ग क्या है, दुर है, उस उपसर्ग क्या है, दुर है। अनुचर में, अनुचर में उपसर्ग क्या है, अनु है। और सुपुत्र में मतलब उपसर्ग क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सु है। तो इनमें से सिर्फ दो ही का तो पूछा था, तो मैंने पूरे चार बता दिया आपको। उसके बाद है निम्नलिखित में से केवल दो शब्दों का प्रत्यय ढूंढ कर लिखिए। अब प्रत्यय किसे कहा जाता है, प्रत्यय किसको कहा जाता है, प्रीफिक्स को, सुफिक्स को कहा जाता है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स और सुफिक्स। प्रीफिक्स आपका आया उपसर्ग और सुफिक्स आपका आया प्रत्यय। और आपको प्रत्यय ढूंढ कर लिखना है। जैसे पुत्री है, पुत्री है, तो पुत्री में क्या है, ई की मात्रा आ रही बाद में। गुणवान, गुणवान में क्या आ रहा है लास्ट में, पहले गुड़ और गुड़ में आप वान जोड़ोगे तो क्या बनेगा, गुणवान बनेगा। तो यहाँ पे आपके वान आपके पास आ रहा है। इसका आकू आएगा, लड़ाकू जो है तो इसका आकू आएगा, और इसका भी ई ही आएगा। तो इसमें भी सिर्फ दो ही पूछे से, आपको कोई से दो करने थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 को देखते हैं। कावी शब्द का भाववाचक संज्ञा है। अब देखो कवि से ही बनता है कवित्व, तो इसका राइट आंसर आएगा सी पार्ट। यहाँ पे ये फैक्चुअल है, फैक्ट से पूछा गया है। अब ग्रामर से क्वेश्चन लिया गया है, सर्वनाम किसे कहा जाता है, छोटे बच्चों की तरह पूछा गया है। इसके भेदों के नाम लिखे, सिर्फ नाम लिखने के लिए ही बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक है। जैसे आपको एसएसटी में भी पूछा गया था, बस आपको इसको रीड करना है। टेक्स्ट से लिया गया, टेक्स्ट बुक से लिया गया, और इसका आपको उत्तर करना होगा, ठीक है। नीचे पढ़ते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखो ऑप्शन भी दिया है, कितना इजी क्या हुआ, क्या करके तुम सब दानी बन जाओगे, पाप करके दानी बन सकते हो, पुण्य करके दानी बन सकते हो, दान दे के दानी बन सकते हो। तो राइट आंसर क्या है, इसका दान आएगा। भारत की एकमात्र निशानी क्या है, पढ़ा था आपने जयशंकर प्रसाद की कविता में। भारत की एकमात्र निशानी क्या है, क्या मतलब मित्रता करना, दोस्ती करना, शत्रुता करना, या फिर इंसानियत, मानवता। तो राइट आंसर क्या आएगा, मानवता। नेक्स्ट है, कलम कवियों की, कलम कवियों की डैश डैश रहे ये कहानी। अब कलम कवियों की क्या कह रही, कह रही यही कहानी। देखो यहाँ पे बिल्कुल इजी है, कलम कवियों की लिखती, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिखती आएगा, क्या आएगा, लिखती आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कादर डैश डैश की होती आई। तो कादर किसकी होती आई, मानवता की होती आई, किसी और चीज़ की होती आई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ लिखी कादर मानवता की, यहाँ पे मेंशन है कादर मानवता की, छोटे बच्चों की तरह पूछा गया है। तो आपको अच्छे ढंग से रीड करना है, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी पेपर है ये वाला। और इसी तरह से आपके पेपर्स नेक्स्ट भी आने वाले हैं। फिर से यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, वही मतलब एक पैसेज दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उनको आपको सॉल्व करना है।
लेखक अपने गांव में कितने लोगों को सम्मान देता था। ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, चंद इंसानों का वो, चंद लोगों का वो क्या करता था, उनकी इज्जत करता था, रिस्पेक्ट करता था। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, चंद लोगों की। आपको पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ चीजें आपने रीड की हुई हैं। नेक्स्ट है, हरिहर काका किसको कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। ठीक है, तो हरिहर काका का मित्र कौन था, वो लेखक की था। तो यहाँ पे लेखक ही आएगा आंसर, राइट आंसर क्या आएगा, लेखक को। कथावाचक और हरिहर काका के बीच का क्या संबंध है, तो मित्र हैं, क्या है, मित्र हैं, या फिर वो एक ही गांव के निवासी थे, ऐसा भी लिख सकते हो। लेखक को हरिहर काका के प्रति आशिकत के क्या कारण है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, ये चीज भी मैंने आपको रीड करवाई है, पढ़वाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। और ये 3 के 3 क्वेश्चंस आपको कहाँ से, टेक्स्ट बुक से, आपकी हिंदी की किताब से, वहां से पूछे गए। यह ये वाला जो खप पार्ट है, यहाँ से भी आपको 3 ही प्रश्न करने हैं, ये भी आपके पास टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं। जैसे बाण पत्थर किसे कहते हैं, अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ाया था। ललित कलाएं कितनी प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखे, वो 5 जो कलाएं थी आपको पढ़ाई थी, उनका नाम लिखना है। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे, तो आपको पता है कि चित्र बनाते रहते थे, लिखते रहते थे। जम्मू कश्मीर राज्य के 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन कैसा पूछ लिया, राज्य बना के रखा है अभी भी। तो 3 मुख्य क्षेत्र कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी ऐसा ही पूछा जा रहा है। आपको पता है कि यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य है। डियर एस्पायरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये स्कूल में स्किप हुआ है। ये स्कूल में स्किप हुआ है, ये आपको करना ही पड़ेगा और किसी भी हालत में करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 6 मार्क्स हैं इसके। कितने हैं, 6 मार्क्स हैं और 100% ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। एक अंकी और नाटक में डिफरेंस क्या होता है, चाहे आप एक अंकी की बात करो या नाटक की बात करो, कहानी के बारे में जानो, उपन्यास के बारे में जानो, हर एक में तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं। मोस्टली कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब एक अंकी और नाटक में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। एक अंकी में एक ही अंक होता है, ठीक है, और जो आपका नाटक है उसमें बहुत ज़्यादा खंड होते हैं, अनेक अंक होते हैं। अगर हम एकांकी की कथावस्तु की बात करें, मतलब जो कहानी होती है वो काफ़ी लघु होती है, कम होती है, उसमें जो कथा होती है, कथानक होती है, वो कम होती है, छोटी होती है, लघु होती है। जबकि नाटक की जो कथावस्तु है ना, वो काफ़ी दीर्घ होती है, लंबी होती है। इसमें जो पात्र होते हैं, पात्र जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, किसमें, एकांकी में। और नाटक में क्या होते हैं, पात्र बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब इसकी कथा वस्तु कैसी होती है, संक्षिप्त होती है, कम होती है। पात्र क्या होते हैं, पात्र भी कम होते हैं, लेकिन इसकी जो कथा वस्तु है वो कैसी होती है, विस्तृत होती है। और इसमें नाटक जो पात्र होते हैं वो भी अधिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक अंश का वर्णन किया जाता है, मतलब एक अंकी में सिर्फ एक अंश का वर्णन किया जाता है, जबकि नाटक में किसी भी करेक्टर के, किसी भी पात्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी आपको डिफरेंस में पुट अप करनी होगी। बताओ कोई एक अंकी, जैसे दीपदान है। दीपदान जो एक अंकी है, किसने लिखी है, ये लिखी है मतलब राम कुमार वर्मा ने। उसके बाद चंद्रगुप्त का नाटक है, ठीक है, कौन सा वाला, नहीं, चंद्रगुप्त नाटक है किसका, जयशंकर प्रसाद का। या गोपाल चंद्र दुरा जो लिखित हिंदी साहित्य का पहला नाटक है, जिसका नाम है नाहुश। तो एग्जाम्पल भी आपको देनी पड़ेगी। सिर्फ 3 डिफरेंस देना। सबसे पहले एक अंकी के 3 डिफरेंस दे दो, क्या है, पहले एक दे दो आप, क्या, कथावस्तु। कथावस्तु कैसी होती है, लघु होती है। एक लघु मीन्स कथावस्तु संक्षिप्त होती है। दूसरा एक अंकी का डिफरेंस क्या करना है, इसमें पात्र क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, कम होता है। तीसरा इसका डिफरेंस क्या करना है, ये जीवन के किसी एक ही अंश का वर्णन करता है। और चौथे में आप एग्जाम्पल दे दो, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दीपदान किसने लिखा है, राम कुमार ने। ये आ गई आपकी अंकी। नाटक किसको कहा जाता है, अब नाटक देखो, नाटक में क्या होता है, अनेक अंक होते हैं। जैसे इसमें एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। और इसकी जो कथावस्तु होती है ना, वो विस्तृत होती है, यानी कि दीर्घ होती है। इसमें जो पात्र होते हैं वो भी अधिक होते हैं। पात्र मीन्स क्या होता है, करेक्टर्स, वो भी ज़्यादा होते हैं। और इसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है नाटक में, ठीक है। जैसे नाहुश एक नाटक इसका उदाहरण है। नाहुश किसने लिखा, गोपाल चंद्र ने। और चंद्रगुप्त किसने लिखा, जयशंकर ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी बता दी और साथ में आपको डिफरेंस भी क्लियर करवा दिया। ऐसा नहीं कि एकांकी और नाटक में ही डिफरेंस पूछा जा सकता है, कहानी और उपन्यास में भी अंतर पूछा जा सकता है। और कहानी और उपन्यास जैसा डिफरेंस आपने इसका किया, वैसा ही कहानी और उपन्यास का भी है। कहानी क्या होती है, लघु होती है, कहानी लघु होता है। उपन्यास क्या होता है, उपन्यास दीर्घ होता है। कहानी में क्या होता है, कहानी में एक ही खंड का वर्णन होता है, जबकि आपके पास उपन्यास है, उसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है।
मतलब कहानी में एक ही घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। ठीक है, कहानी में एक ही कथा वस्तु होती है, उपन्यास में अनेक कथा वस्तु होती है। कहानी का जो आकार है वो लघु होता है, यानी लघु आकार की कहानी होती है। उपन्यास क्या होता है, दीर्घ आकार की होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, कहानी को पढ़ने में बहुत कम समय लगता है और उसको रीड करने में अधिक समय लगता है। अब कहानी की कुछ एग्जाम्पल देते तो कहानी क्या है, परीक्षा जो है तो ये कहानी है प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई, गोदान प्रेमचंद का ही उपन्यास है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि बताओ उपन्यास में तत्व कितने हैं, कहानी में तत्व कितने हैं, नाटक में तत्व कितने हैं, एक अंकी में तत्व कितने हैं, तो मोस्टली 6 ही होते हैं, 6 ही होते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कम पुट अप किए जाते हैं। इसका जो का पार्ट है, खा पार्ट है और गा पार्ट है, इसके ऊपर मैं कुछ कंटेंट्स फ्रेम करूंगा आपके लिए और उनको भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं नहीं कर पाया तो ये क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देखो, मैं इस चीज़ को आपको फिर से बता रहा हूँ, जितने भी निबंध मैंने आपको करवाए हैं वो नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको वर्तमान समय से कुछ भी पूछा जा सकता है। वर्तमान समय से कोई भी निबंध पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि मेरा जीवन का उद्देश्य आपको आए, बढ़ती जनसंख्या एक समस्या ये आपको आ जाए, कुछ भी आ सकता है। इसके लिए आपको खुद रेडी होना होगा और इसके लिए मोस्टली आपको करंट से ही पूछा जाएगा। करंट मीन्स वर्तमान, आज क्या हो रहा है, आज के समाज में क्या हो रहा है, तो आज से ही, वर्तमान से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो एप्लीकेशन है ये भी मैंने आपको बता दी है, तरीका बता दिया है किस तरह से आपको इसको करना है। चाहे आपके पास पत्र आ रहा है, जो कुछ भी करना है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको स्कूल में समझाया है कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो रामानंद था। क्या नाम था, रामानंद था। सही किया किसी बच्चे ने। सदा से अतिथि हमारे क्या रहे हैं, देव रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, अतिथि को भगवान माना जाता है, तो राइट आंसर आएगा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नारी को सबका डैश डैश करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपमान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, तो सी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था इस पेपर में, पर्वत का यशगान कौन कर रहे थे, पढ़ा था आपने, झरने कर रहे थे। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, झरने। वर्ग भेद को कौन मिटा सकती है, एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था आपने हिंदी में, तो राइट आंसर क्या है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी भाषा के बारे में आपने पढ़ा था, एक कविता उसमें है कि जो वर्ग भेद है उसको खत्म कौन कर सकती है, हिंदी भाषा ही खत्म कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका की कितनी शादियां हुई थी, आराम से आपने पढ़ा था, बहुत ही लंबा लेसन था। ठीक है, तो 2 शादियां हुई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, देखो 4 कालों में बांटा गया है, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया, पूरे 4 के 4 काल भी पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद है, उपन्यास में कितने तत्व माने जाते हैं। देखो, ये क्वेश्चन फिर से उन्होंने कंफ्यूजन वाला पूछा हुआ है, 3 4 5, राइट आंसर यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, इसमें होते हैं 6 तत्व, कितने होते हैं, 6 तत्व होते हैं। अगर आप 5 भी कर दोगे तो राइट होगा। ठीक है, 3 भी करोगे तो राइट होगा। ठीक है, 4 भी करोगे राइट होगा। अब ये डिपेंड है चेक करने वाले पे कि चेक कैसे किया जाए। लेकिन ऐसे अगर जनरली अगर उपन्यास के तत्व की बात की जाए तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कथावस्तु 1, पात्र 2, कथोपकथन 3, वातावरण 4, भाषा शैली 5 और उद्देश्य 6। मतलब उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। कहानी के भी 6 ही होते हैं, कथावस्तु, पात्र, संवाद, योजना, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। यानी कहानी के तत्व पूछे जाएं, उपन्यास के पूछे जाएं, या फिर आपको एकांकी या नाटक के, तो उसमें तत्व कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, तो राइट आंसर आएगा इसका 6। ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल के कवि का नाम लिखे। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता को किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मधुर मधुर में किस अलंकार की प्रधानता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको याद है या भूल गए हो। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, धनपत राय श्रीवास्तव था। क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। तो यहाँ पे ये भी गलत दिया हुआ है, वास्तविक नाम यानी कि रियल नाम उसका क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर आएगा ख पार्ट। ठीक है, तो जितने भी पेपर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारे रीड कर देना, सारे उनको अच्छे ढंग से लर्न करना और उनको वॉच आउट भी कर लेना। वॉच करने के बाद 80 से 90% जो क्वेश्चंस हैं आपके वहाँ से ही अटैम्प्ट हो जाएंगे। आपको पूरी टेक्स्ट बुक को रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, स्पेशली मंशा और रितिका आपके लिए ये मैं कंटेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। कोई वॉच करे ना करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्पेशल आपके लिए ये क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।